So we have already seen the difference between comets, asteroids, meteors and the meteorites. ठीक है, and now we'll move to the next part, which is we will talk about the different layers of our atmosphere. ठीक है, हमने पहली बात तो ये है कि ये हमारा पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है एंड हमने इसको डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड कर रखा है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली द ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड जो लास्ट वाली है दैट इज द एक्सोस्फेयर. राइट, तो ये हमारी 5 इंपॉर्टेंट लेयर्स होगी. सबसे पहले तो तुम इसी को याद कर लो, TSMT और ऊपर E. ठीक है, सो दीज आर द मेजर लेयर्स. नंबर 1, हमने इनको डिवाइड क्यों कर रखा है? वाई हैव वी डिवाइडेड देम इनटू लेयर्स? द आंसर इज वेरी सिंपल, बिकॉज एज वी राइज, जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं टूवर्ड्स द स्पेस, तो हमने देखा कि हर लेयर का अपना एक अलग टेम्परेचर है. ठीक है, अपना एक अलग टेम्परेचर है. तो देयर इज वर्टिकल टेम्परेचर चेंजेस विच आर देयर. हर लेयर की अपनी कुछ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वहां पर कुछ स्पेसिफिक गैसेस हैं. बेस्ड ऑन दैट, सो वन इज द चेंज इन टेम्परेचर, वन इज द चेंज इन टेम्परेचर. और जो फर्स्ट वाली जो चीज बताई ना अभी, दैट इज द चेंज इन टेम्परेचर. अब इसको जरूर याद रखना कि टेम्परेचर चेंज होने पर, जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है, हर पर्टिकुलर लेयर का इसका अलग है. इसमें टेम्परेचर किसी और तरीके से चेंज होता है, इसमें किसी और वे में चेंज होता है, इसमें किसी और वे में चेंज होता है. तो इस चीज़ को याद रखना, बिकॉज ये हमारे काफ़ी हेल्प करने वाली है हमारी अंडरस्टैंडिंग में. नाउ लुक एट दिस पर्टिकुलर ग्राफ. ठीक है, समझ में आ गया कि हमने लेयर्स में क्यों डिवाइड कर रखा है. द ओनली रीजन इज दैट इट इज प्राइमली बेस्ड ऑन द वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट, यानी जो वर्टिकल, जब हम ऊपर जाते हैं तो जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है. हर लेयर की अपनी फिजिकल और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है. बेस्ड ऑन दैट वी हैव नेम्ड देम एज द डिफरेंट लेयर्स. नाउ लुक एट दिस पर्टिकुलर ग्राफ. ठीक है, काफी कंफ्यूजिंग सा लगेगा बट है बहुत सिंपल. ठीक है, लेयर्स तो तुम्हें शो कर रखी हैं, चलो वो तो दिखाई दे रहा है. क्या तुम ये दो डिफरेंट लाइन्स भी देख सकते हो? वन इज दिस ब्लू लाइन विच इज लाइक दिस एंड सेकेंड वन इज दिस जिगजैग रेड लाइन. ठीक है, नाउ ये लाइन्स शो क्या कर रही हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ना ये जो ब्लू वाली जो लाइन है, हम इसके बारे में बात करेंगे, रेड वाली के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा आगे चलने के बाद. बिल्कुल आराम से, हैव सम पेशेंस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. ये जो ब्लू वाली लाइन है ना, ये शो कर रही है दी प्रेशर को. कौन सा प्रेशर? दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ये शो कर रही है. ठीक है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला ये जो एक्सिस आप देख रहे हो, ये है एल्टीट्यूड का एक्सिस. इट मींस जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, तो जैसे आप ऊपर जा रहे हो, ठीक है, दिस विल बी नोन एज द सरफेस. दिस इज द सरफेस. तो अब सोच के देखो, मैं अगर सरफेस पे हूं तो यहां पर ये ब्लू लाइन का ये पॉइंट है और ये नंबर क्या शो कर रहा है? ये यहां पर ये नंबर शो कर रहा है. ठीक है, इट मीन्स व्हेन आई एम स्टैंडिंग ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट विच इज यहां पर एल्टीट्यूड में इस जगह पर शो करूंगा. ठीक है, अरे भाई यहां ध्यान दो. ठीक है, मैं सरफेस पर हूं. ठीक है, तो ब्लू वाली लाइन यहां पर है, वो क्या प्रेशर शो कर रही है? इट इज शोइंग 1013 MB विच इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी सरफेस लेवल. ठीक है, या फिर सरफेस पे जो लेवल है. अब जैसे ही मैं थोड़ा सा ऊपर गया तो ये प्रेशर यहां से, ठीक है, देखो एरो कहां तक है? यहां तक है. यहां पर ये प्रेशर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चेंज हो गया. ध्यान दो, इस पॉइंट पे चेंज हो गया. अब जब ये प्रेशर इस पॉइंट पे चेंज हो गया तो यहां पर क्या है? व्हाट इज शोन ओवर हियर? चलो इसको देखते हैं. ये मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया ताकि तुम्हें इजी हो जाए. ये वाला प्रेशर है. ठीक है, तो देख रहे हो कैसे 1013 से प्रेशर एकदम से मैसिवली ड्रॉप हुआ और समवेयर अराउंड 500 पहुंच गया. अब मैं इस बी पोजीशन से थोड़ा सा और ऊपर जाऊंगा, यहां पर जाऊंगा. यहां पर प्रेशर क्या है? दिस इज द प्रेशर. देखो फिर से कितना मैसिवली ड्रॉप हो गया. ठीक है, अब मैं ऊपर जा रहा हूं लेकिन जो प्रेशर है वो थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है. अगर यहाँ पर मान लो 15 है तो वो 14 हो जा रहा है, फिर ऐसे 0 की तरफ वो जाते जा रहा है. ठीक है, और जैसे जैसे मैं बिल्कुल स्पेस में पहुंच जाऊंगा वहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा? 0 प्रेशर हो जाएगा.
तो ये वाली पूरा का पूरा फिनोमिना देखा। अब इसको याद रखना ताकि मैं इसको तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। वैसे आगे आने वाले चैप्टर्स में भी आएगा, बट आई एक्सप्लेन इट टू यू हेयर ओनली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द एरिया और दिस इज द सरफेस। देखो भाई ध्यान देना, दीज कॉन्सेप्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चंस। अब इस एरिया के ऊपर कुछ क्या है, एयर पार्टिकल्स हैं, कुछ डस्ट पार्टिकल्स हैं। ये बड़ी बड़ी जो डॉट्स मैंने ड्रॉ की हैं, दीज आर द डस्ट पार्टिकल्स एंड द हैवियर गैसेस। कौन सी गैसेस? हैवियर गैसेस, ठीक है। लो ये मैंने शो कर दी। अब मैं जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाऊंगा तो क्या बात हुई थी हमारी कि ऊपर जो है वो लेस डेंसर एटमॉस्फेयर आपको मिलेगा। इट मीन्स आपको जो एटमॉस्फेयर है वो लेस डेंस हो गया। कंपैरिजन दिखाई दे रहा है। और ऊपर जाओ, एटमॉस्फेयर बिल्कुल ज़्यादा लेस डेंस हो जाएगा, हद से ज़्यादा लेस डेंस हो जाएगा। नाउ ये जो सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया के ऊपर इस पूरे एयर के कॉलम ने कुछ ना कुछ ऐसे प्रेशर लगा रखा है। दिस प्रेशर, जो ये पूरा का पूरा एयर कॉलम, ये हो गया अपना एयर कॉलम, ठीक है। ये पूरे एयर कॉलम ने इस एरिया के ऊपर ऐसे प्रेशर लगा रखा है। दिस इज नोन एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर? नंबर वन थिंग, तुम्हें एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्लियर हो गया। इट इज द प्रेशर ऑफ द एयर कॉलम अब अबव ए यूनिट एरिया, ठीक है। एक छोटे से यूनिट एरिया के ऊपर पूरा एयर का कॉलम कितना प्रेशर लगाएगा वो क्या कहलाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर मैं सी लेवल पे बात करूं, इफ आई टॉक एट द सरफेस लेवल या फिर सी लेवल पे अगर मैं बात करूं, ये प्रेशर 1013 MB के आसपास होता है, यानी 1013 MB के आसपास होगा। ओके, दिस इज क्लियर। नाउ द सेकेंड थिंग विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, कि जो स्टार्टिंग का जो हमारा एटमॉस्फेयर है, आई विल इरेज दिस फ्यू ऑफ द थिंग्स फ्रॉम हियर। ये समझ में आ गया ना कि ये क्या है? वेल एंड गुड। जो हमारा स्टार्टिंग का 32 किलोमीटर्स है, हमारे पूरे एटमॉस्फेयर का स्टार्टिंग का 32 किलोमीटर्स, उसमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी की गैसेस प्रेजेंट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट है। और जैसे जैसे, अब मेरे को एक बात बताना, इसका मास ज़्यादा होगा, इसका मास, इस एयर का मास कम होगा, और इस एयर का मास सबसे कम होगा। तो अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूँ एट पॉइंट ए आपको प्रेशर बताना है, तो आप बोलोगे इट इज़ 1013। और अब मैं जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जाऊँगा और मैं आपसे पूछूं कि बताओ बी पॉइंट पर कितना प्रेशर मिलेगा? ए से कम मिलेगा ना। क्यों ए से कम मिलेगा? क्योंकि बी पर किस चीज़ का प्रेशर है? इस चीज़ का, जो भी मैंने हाईलाइट करा है, इसका प्रेशर है बी पर, ठीक है। ए पर किसका प्रेशर है? ए पर पूरे इसका प्रेशर है। और क्योंकि आपने ज़्यादातर एरिया तो बाहर ही निकाल दिया, तो अब बी पर प्रेशर क्या होगा? सडनली ड्रॉप हो जाएगा। और यही वो चीज़ है, ठीक है। लेट्स गेट दिस अवे विद, ठीक है। यही वो चीज़ है जो अभी हमने यहाँ पर देखी कि जैसे ही हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ गए, प्रेशर एकदम से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक रिड्यूस हुआ, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे हो कि स्टार्टिंग में क्योंकि डेंसर एयर नीचे की तरफ प्रेजेंट है, डेंसर एटमॉस्फेयर नीचे की तरफ प्रेजेंट है, तो अगर आप थोड़ा सा भी राइज करोगे तो मैसिव चेंज आएगा प्रेशर के अंदर। रिमेंबर माई वर्ड्स व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। प्लीज रिमेंबर इट कि जैसे ही आप थोड़ा सा भी ऊपर जाओगे तो प्रेशर के अंदर मैसिवली चेंज आएगा। बिकॉज आप थोड़ा सा ऊपर गए, इट मीन्स एक हैवियर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर रिमूव हो गया। अब आप प्रेशर यहां पर कैलकुलेट कर रहे हो बी पॉइंट पर। फिर आप थोड़ा सा और ऊपर गए, एक मैसिव लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर फिर हट गया, ठीक है। तो ये प्रेशर क्या होने लग रहा है? इसका प्रेशर कम हो जाएगा, फिर इसका प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर वाली लेयर्स को देखो, क्योंकि ऊपर वाली जो लेयर्स हैं वो ज़्यादा लाइट हैं, दे आर लाइट। तो अगर आप इस पोजीशन से यहां पर भी पहुंच गए तो इसका तो कोई ज़्यादातर वेट है ही नहीं, तो प्रेशर में चेंज नहीं आएगा। जब आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाओगे माइन्यूट सा प्रेशर चेंज होगा, लेकिन अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाओगे तो आपका प्रेशर मैसिवली चेंज हो जाएगा। आई होप नाउ ये जो भी टाइम लगाया है हमने, ये आपको ना मतलब इसमें पूरी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि ये एकदम से कैसे ये लाइन ऐसे यहाँ से प्रेशर ड्रॉप होकर यहाँ पर आ गया, ठीक है।
ओके, अब हम आगे मूव करेंगे और अपनी धीरे धीरे इन लेयर्स को देखना शुरू करेंगे कि हाउ दीज लेयर्स आर डिवाइडेड। सबसे पहले कौन सी आती है? ट्रोपोस्फेयर। नाउ ट्रोपोस्फेयर की जो एवरेज हाइट है दैट इज 13 किलोमीटर। रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग दैट इज रिटन ऑन दीज नोट्स दैट इज फॉर यू टू लर्न। ठीक है, उसमें कोई ऐसी इधर उधर की कोई भी बकवास बात नहीं है, तो जो भी लिखा है उसको प्लीज लर्न कर लेना। एवरेज हाइट क्या है? 13 किलोमीटर। ट्रोपोस्फेयर इज द लोअर मोस्ट लेयर, ये सरफेस है और ये सबसे पहली जो लेयर है दैट इज द ट्रोपोस्फेयर, लोअर मोस्ट लेयर। ठीक है, ओके। लेकिन एक बात समझना कि हमने ट्रोपोस्फेयर की एवरेज हाइट देखी 13 किलोमीटर। आपको लगता होगा कि यार ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ का सरफेस है और ऐसे करके ट्रोपोस्फेयर मिलेगी। ठीक है, ऐसे करके ट्रोपोस्फेयर मिलेगी। नहीं, ऐसी चीज नहीं है। ट्रोपोस्फेयर एक्चुअल में ऐसे होती है। दिस इज व्हाट द ट्रोपोस्फेयर इज। अब तुम देख रहे हो कि इक्वेटर वाला जो एरिया है, वहां पर ट्रोपोस्फेयर का डिस्टेंस ज्यादा है, ये ज्यादा है, और पोल्स वाले एरिया में ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है वो कम है। पोल एरियाज में ट्रोपोस्फेयर की हाइट कितनी होती है? ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर। ठीक है, एंड वहीं पर जो इक्वेटर वाला जो एरिया होता है 0 डिग्री या ट्रॉपिकल वाला जो एरिया होता है जहां पर सन की डायरेक्ट रेज आती हैं, वहां पर जो ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट होगी दैट इज 18 किलोमीटर्स। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि वाई ऑन द इक्वेटर द हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज 18 एंड पोल्स पर 8 किलोमीटर क्यों? डू यू रिमेंबर व्हेन आई सेड कि जो लेयर्स होती हैं उनका डिफरेंट बेस्ड ऑन टेम्परेचर हम इन लेयर्स को डिवाइड करते हैं। ठीक है, कि हम कितनी ऊपर तक जाएंगे कि जिसके बाद टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ठीक है, ओके। एक चीज तो हमको पता है कि जब हम सरफेस से वेन एवर वी ट्रेवल फ्रॉम दिस सरफेस स्पेस की तरफ, टेम्परेचर सबसे ज्यादा यहां होगा, फिर जैसे 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 हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर गिरता चला आएगा। ठीक है, ये तो हमको बेसिक बात पता है। नाउ सेकेंड थिंग, सन की जो रेज होती हैं वो सबसे ज्यादा किस एरिया को हीट अप करती हैं? इट इज द इक्वेटोरियल एरिया, इट इज द ट्रॉपिकल एरिया विच इज हीटेड द मोस्ट। तो पूरा का पूरा जो ट्रॉपिकल एरियाज है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक, ठीक है, इसको ज्यादा सबसे ज्यादा हीट इस एरिया को मिलती है, तो सबसे ज्यादा हीट भी ये पोर्शन होगा। जो ऊपर वाला जो एरिया है अर्थ का, ठीक है, जिसके अंदर टेम्परेट एरियाज भी आएंगे, पोलर एरियाज भी आएंगे। ठीक है, टेम्परेट एरियाज भी आएंगे और ये पोलर एरियाज भी आएंगे। अब ये ज्यादा हीटेड नहीं है। नाउ लुक एट द कलर्स हाउ इट इज शोन। तो जब ये एरिया ज्यादा हीटेड होगा तो इसमें से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कन्वेक्टिव करंट्स निकलेंगे। कन्वेक्टिव करंट समझ में आ गए थे कि जब कोई भी बॉडी हीटअप होती है तो उसके अंदर से रेडिएशंस निकलती हैं, उनको कन्वेक्टिव करंट्स बोलते हैं। जब वो ऊपर वर्टिकली, ये सरफेस है, ऐसे वर्टिकली राइज अप करती है। तो अब सोच के देखो, अगर मैं इस एरिया को और इस एरिया में से अगर मैं इस एरिया को ज्यादा हीटअप कर दूंगा, देखो मैंने कैसे शो करा इसको, मैंने इसको ज्यादा क्या कर दिया, हीटअप कर दिया, तो इसमें से निकलने वाली रेडिएशंस भी काफी हीटअप होंगी और वो काफी ऊपर तक जाएंगी और तब जाकर वो कोल्ड होंगी। और यहां वाली रेडिएशंस क्योंकि वो कम वार्म है तो वो थोड़ी देर ऊपर जाएंगी और वहीं जाकर वो क्या हो जाएंगी, कोल्ड हो जाएंगी। ठीक है, तो अब सोचो कि ये वाले तो जो इक्वेटर का एरिया है, दिस इज द इक्वेटर एरिया, ये वाला तो इतनी हाइट तक वार्म रहेगा और ये वाला इतनी हाइट तक वार्म रहेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग की जो लेयर होगी, जो ट्रोपोस्फेयर लेयर है, वो इक्वेटर वाले एरिया में 18 किलोमीटर तक राइज करेगा वो एयर, और पोलर एरिया में क्योंकि वो थोड़ा सा कोल्डर एयर है वो ज्यादा ऊपर तक राइज नहीं करेगा, 8 किलोमीटर पे जाने के बाद वो बिल्कुल कोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां और यहां ऐसे करके दिस विल बी द ट्रोपोस्फेयर। गॉट इट? एवरेज हाइट कितनी है? 13 किलोमीटर, यानी सरफेस से 13 किलोमीटर तक आपको मोस्टली क्या मिलेगा, ट्रोपोस्फेयर।
बट इक्वेटर वाले एरियाज में 18 किलोमीटर तक रहेगा और पोलर वाले एरियाज में 8 किलोमीटर तक रहेगा, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग कन्वेक्टिव करंट्स। ठीक है, हीट ज्यादा ऊपर तक ट्रांसपोर्ट हो पाती है, तो ये पूरा का पूरा एरिया ट्रोपोस्फेयर में आएगा। ठीक है, और देखते हैं ट्रोपोस्फेयर के बारे में। वैसे जितनी भी चीजें हैं ये एक दो और चैप्टर्स में डिस्कस भी हुई हैं। ठीक है, तो एज आई सेड, यू गो थ्रू द कंप्लीट सीरीज, पूरी की पूरी सीरीज को, पूरे के पूरे अपने ज्योग्राफी के प्रीलिम्स के कोर्स को कंप्लीट करो, एक भी सिंगल डाउट नहीं बचेगा। वी विल किल ऑल द डाउट्स। ठीक है, चलो ट्रोपोस्फेयर की और कुछ बातें देखते हैं रिगार्डिंग ट्रोपोस्फेयर। इट कंटेन्स द डस्ट पार्टिकल्स एंड द वाटर वेपर। तो इसके पास डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, वाटर वेपर होते हैं। ऑल चेंजेस इन क्लाइमेट एंड वेदर दे अकर इन द ट्रोपोस्फेयर रीजन, क्योंकि यहीं पर डस्ट पार्टिकल्स हैं, यहीं पर वाटर वेपर हैं। ये वाटर वेपर इन डस्ट पार्टिकल्स कैसे टच में आएंगे, यहीं पर क्लाउड्स फॉर्म होंगे, यहीं पर रेन होगी। तो जितने भी क्लाइमेट के अंदर या वेदर के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं वो सभी के सभी कहाँ पर होते हैं, ट्रोपोस्फेयर के अंदर। ठीक है, तभी तो जो प्लेन्स होते हैं वो ट्रोपोस्फेयर में फ्लाई नहीं करते, वो बस यहाँ से टेक ऑफ करते हैं और वो ऊपर जाके इस लेयर में क्या करते हैं, वो इन लेयर्स में, ठीक है, ट्रेवल करते हैं। क्यों, ये जो लेयर्स होती हैं ये थोड़ी सी काम लेयर्स होती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर चेंजेस होते हैं, क्लाइमेट चेंजेस होते हैं, वेदर चेंजेस होते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी टर्बुलेंस है यात्रा में। ओके, तो वो चीज़। द टेम्परेचर डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 1 डिग्री फॉर एवरी 165 मीटर। अगर आप सरफेस से 165 मीटर ऊपर की तरफ जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस, यानी अगर यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस है, आप 165 मीटर ऊपर गए एंड हेयर यू विल फाइंड 24 डिग्री सेल्सियस। ऐसे करके जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है कहाँ पर, ट्रोपोस्फेयर में। अब आ जाओ रेड वाली लाइन पर। ठीक है, कैसा शो हो रहा है, जिगजैग शो हो रहा है। देखो, जब आप सरफेस पे हो तो टेम्परेचर ऑलमोस्ट 18 डिग्री सेल्सियस है। आप अब ऊपर की तरफ जाओ, ट्रोपोस्फेयर के हाइट तक पहुंच जाओ, तो देखो टेम्परेचर कैसे डिक्रीज हो रहा है। इट इज डिक्रीजिंग फ्रॉम 18, 0, -20, -40, ऐसे करके। ठीक है, तो टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, दैट्स व्हाई दिस लाइन इज गोइंग लाइक दिस। ये लाइन स्ट्रेट क्यों है, व्हाई इज दिस लाइन स्ट्रेट, बिकॉज जब आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गए तो टेम्परेचर यहां पर भी उतना ही था और यहां पर भी उतना ही है। तो टेम्परेचर जब ये लाइन सीधी हो जाएंगी, ठीक है, इट मीन्स द टेम्परेचर इज स्टेबल, इट इज नॉट चेंजिंग। दैट्स वाई जब ये टेम्परेचर चेंज नहीं होता, दैट्स वाई दीज जो पोज हैं, मीजोपोज, स्ट्रेटोपोज, ट्रोपोपोज, दीज आर द बाउंड्री लेयर्स विच आर वेरी काम लेयर्स। गॉट इट? ओके, ये समझ में आ गया। टेम्परेचर डिक्रीजेज एट 1 डिग्री फॉर एवरी 165 मीटर ऑफ हाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर फॉर ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, क्योंकि इस लेयर के अंदर वेदर भी इसी के अंदर चेंज हो रहे हैं, ऑक्सीजन भी मेजरली इसी के पास प्रेजेंट है, CO2 भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, यानी प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, इन सब के लिए ये लेयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस लेयर में टेम्परेचर ऐसे चेंज होने लग रहा है। ठीक है, आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर आपको कम मिलेगा। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस ट्रोपोस्फेयर इज ऑल्सो नोन एज द ओवरटर्निंग स्फेयर। इसको क्या बोलते हैं, ओवरटर्निंग स्फेयर, की एज यू गो अप द टेम्परेचर विल डिक्रीज। ट्रोपोस्फेयर का क्यों इसको ट्रोपोस्फेयर नाम दिया है, ऑल्सो नोन एज ओवरटर्निंग स्फेयर। गॉट इट? ठीक है, अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, आई थिंक यू विल गेट दिस वन। ठीक है, मैं कहां से आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं ट्रोपोस्फेयर से भाई। अगली लेयर कौन सी है, अगली लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मैं ट्रोपोस्फेयर लेयर से स्ट्रेटोस्फेयर लेयर की तरफ जा रहा हूं। जब मैं ऐसे ऊपर जा रहा था, जो इक्वेटर वाला जो एरिया है वहां पर तो ट्रोपोस्फेयर ज्यादा हाइट तक मिलेगी, वहां तक ट्रोपोस्फेयर ज्यादा हाइट तक मिलेगी, और जो पोलर एरियाज है वहां पर ट्रोपोस्फेयर कम हाइट तक मिलेगी।
गॉट इट। जब मैं ऐसे हाइट तक गया, व्हेन आई हैव रीच्ड अ पर्टिकुलर हाइट लाइक 18 किलोमीटर ओवर द इक्वेटर एंड 8 किलोमीटर ओवर द पोल्स, ये इक्वेटर हो गया, ये पोल्स हो गया, ठीक है। जब मैं इस पॉइंट पर पहुंचा, अब यहां पर कोल्डर कंडीशंस हो जाएंगे, कोल्ड कंडीशंस हो जाएंगी, ठीक है। अब सोच के देखो, बेसिक पॉइंट तो यही है ना कि पोल वाले एरियाज पर अब दिस इज द ट्रोपोस्फेयर, ये ट्रोपोस्फेयर है, यहां तक है, एंड जो ये ऊपर वाला जो एरिया होगा विच आई विल शो यू नाउ, दिस पर्टिकुलर एरिया, दिस इज द ट्रोपोपोज, ठीक है। अब इक्वेटर के एरिया पे तो मैं इतनी ऊपर तक जा चुका हूं, पोलर एरिया पे मैं कम ऊपर तक गया हूं, तो इक्वेटर पे क्योंकि मैं ज्यादा ऊपर जा चुका हूं, ठीक है, और अब जैसे ही जो ये है लेयर चेंज होगी, एकदम से मैसिवली टेम्परेचर मेरे को क्या मिलेगा, इट विल बी -80 डिग्री सेल्सियस। और क्योंकि यहां पर ट्रोपोपोज कम हाइट पर लोकेटेड है, कम हाइट पर लोकेटेड है, हेयर यू विल फाइंड -45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्योंकि इक्वेटर एरिया पे ट्रोपोपोज 18 किलोमीटर के पास है, पोलर एरियाज में 8 किलोमीटर के आसपास है, तो जो ज़्यादा हाइट पर होगा वहाँ पर ज़्यादा कम टेम्परेचर मिलेगा। तो ट्रोपोपोज की मैं अगर बात करूँ तो एट इक्वेटर ओवर द एरियाज ऑफ इक्वेटर इट विल बी -80 डिग्री सेल्सियस एट द ट्रोपोपोज एंड -45 डिग्री सेल्सियस एट द पोल्स। ज़्यादा कम टेम्परेचर किस में है, इक्वेटर पे। क्यों कम है, क्योंकि वहाँ पर ट्रोपोपोज ज़्यादा हाइट पर है, गॉट इट। लेकिन ट्रोपोपोज की एक खास बात है, पूरी की पूरी लेयर में ऑलमोस्ट आपको ऐसे वर्टिकल, अगर मैं बात करूं इस पॉइंट से आप ऊपर की तरफ राइज करोगे तो आपको ऑलमोस्ट नियर कांस्टेंट टेम्परेचर मिलेगा। दैट्स व्हाई द वर्ड पोज इज यूज्ड, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, इट इज रिमेनिंग सेम, तो इट इज पोज्ड, ठीक है। तो ये होगी हमारी सेकेंड लेयर। यहां पर टेम्परेचर की जो लाइन होगी वो आपको नियरली स्ट्रेट लाइन मिलेगी, गॉट इट। हमने दो चीजें पढ़ ली। उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। अब देखते हैं स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। सबसे पहले स्ट्रेटोस्फेयर, यहां पर क्या बताया, यहां पर प्लेन वगैरह फ्लाई करेंगे स्ट्रेटोस्फेयर के एरिया में, ठीक है, वेरी गुड। ये हमको इसका एक यूज पता लग गया। प्लेन्स भाई ट्रोपोस्फेयर में क्यों फ्लाई नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें बहुत सारे मैसिव चेंजेस होते रहते हैं, वेदर के चेंजेस होते रहते हैं, इस वजह से टर्बुलेंस से बचने के लिए ट्रोपोस्फेयर में प्लेन्स नहीं होते। कहां पर होते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में, ओके गुड। स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस मतलब लेयर्स, स्ट्रेटोस मतलब लेयर्स, क्योंकि जब आप स्ट्रेटोस्फेयर में ऊपर की तरफ जैसे ही जाओगे आपको टेम्परेचर फिर से इंक्रीज होता नजर आएगा। इंक्रीज इस पॉइंट से यहां तक। भाई यहां पर ऐसा क्या है जो टेम्परेचर इंक्रीज होने लग रहा है, वाई इज द टेम्परेचर, जो सरफेस वाला एरिया है स्ट्रेटोस्फेयर का, दिस वन, ये जो सरफेस के पास जो एरिया है वो थोड़ा सा कूलर एरिया मिलेगा, ठीक है, और अबव वाला एरिया ज्यादा वार्मर मिलेगा। तो ऐसा क्या हुआ कि जब हम स्ट्रेटोस्फेयर के नीचे वाले पार्ट में थोड़ी सी वो कूल लेयर है, और जैसे जैसे हम ऊपर गए स्ट्रेटोस्फेयर में हमको वार्म एरिया मिला या वार्म लेयर मिली। ऐसा क्यों है, तो एक तो ये चीज याद रखने कि इसको स्ट्रेटोस्फेयर हम क्यों बोलते हैं। वी कॉल इट स्ट्रेटोस्फेयर बिकॉज देयर आर लेयर्स प्रेजेंट इन इट। Cooler layer is present near the surface and warmer layer is located a little bit higher up. ठीक है, where is stratosphere located? It is above the tropopause up to the height of 50 kilometers. ठीक है, तो लगभग 50 किलोमीटर्स तक, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर प्रेजेंट है। इट इज लोकेटेड अबव द ट्रोपोपोज। कोई वर्ड नहीं छूटना चाहिए, कोई भी टर्म मिस नहीं होना चाहिए, कोई भी सेंटेंस मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान मेंटेन रखना, ओके। इट कंटेन्स द ओजोन लेयर, ठीक है। अब स्ट्रेटोस्फेयर के पास ना इस एरिया में यहां पर ओजोन लेयर प्रेजेंट है। अब वो ओजोन लेयर क्या करती है, सन से जो भी एनर्जी अर्थ को रिसीव हो रही है, जो भी
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिसीव हो रही हैं, उसमें से जो यूवी वाली जो रेज हैं, यूवी रेज हैं, उन रेज को मोस्टली ये क्या लेयर कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी तो भाई इसका टेम्परेचर तो बढ़ेगा ना इन कंपैरिजन टू द लोअर वन। तो इस ऊपर वाले का टेम्परेचर क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है दी ओजोन लेयर, और हमने इसके बारे में बात कर ली है, ठीक है। और तुम्हें ये भी याद है ओजोन लेयर यहाँ पर प्रेजेंट है। ओजोन लेयर क्या करती है, इट एब्जॉर्ब्स द यूवी रेडिएशन और द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। बिकॉज ये इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जैसे जैसे आप हाइट पर जाओगे टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। तो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। कौन सा, दिस वन, ठीक है, इसको याद करो। सबसे पहले तो टेम्परेचर इंक्रीजेज विद द हाइट, टेम्परेचर इंक्रीजेज विद द हाइट। नाउ आपको ये वाली चीज याद है, डू यू रिमेंबर दिस वन भाई, ये मैं इस चीज की बात कर रहा हूं, ठीक है। एक बार इसको दोबारा देख लो, टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर गिरता चलाएगा, इस रेट से गिरता चलाएगा। फॉर एवरी 165 मीटर 1 डिग्री सेल्सियस विल फॉल, ठीक है। दिस इज नोन एज द नॉर्मल लैप्स रेट। क्या बोलेंगे इसको, नॉर्मल लैप्स रेट, इस वाली चीज को, कि विद इंक्रीज इन हाइट द टेम्परेचर फॉल्स डाउन, ठीक है। लेकिन यहां क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन द स्ट्रेटोस्फेयर, विद द इंक्रीज इन हाइट द टेम्परेचर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, ठीक है। तो नॉर्मली टेम्परेचर फॉल होना चाहिए था हाइट के साथ साथ, लेकिन वो फॉल नहीं हो रहा है। जब टेम्परेचर विद हाइट इंक्रीज होता है, दैट इज नोन एज टेम्परेचर इन्वर्जन। I hope you are getting these things. That is known as what? Temperature inversion. Got it? Very good. These concepts will be repeated again and again, so don't worry about that. एक normal lapse rate. Height increase होगी तो temperature fall होगा. Temperature inversion. Height increase हुई, temperature भी increase हो रहा है, ठीक है। क्यों increase हो रहा है स्ट्रेटोस्फेयर में, हाइट इंक्रीज पर टेम्परेचर इंक्रीज क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेडिएशंस, ठीक है। ओके, तो ओजोन लेयर जो है हमारी अर्थ की ओजोन लेयर, वो कहाँ प्रेजेंट है, स्ट्रेटोस्फेयर में। क्योंकि ये स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है और ये यूवी को एब्जॉर्ब कर लेते, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द गुड ओजोन, ठीक है। इससे पहले हमने बैड ओजोन के बारे में बात की थी, जो ओजोन ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट होगी, यानी लोअर मोस्ट पे, बिकॉज ऑफ द पोल्यूटेंट्स। तो जो फोटोन्स होते हैं, फोटोन्स क्या होते हैं, लाइट के पार्टिकल्स, लाइट पार्टिकल्स जो सन से निकलते हैं, हाईली एनर्जेटिक लाइट पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, फोटोन्स। वो ऑक्सीजन पे एक्ट करते हैं, ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन करते हैं, एक सिंगल एलिमेंट पूरे के पूरे ऑक्सीजन के साथ मिलता है, ओजोन बनाता है, O3 बना देता है, फिर वो O3 ब्रेक डाउन होता है। तो कैन यू सी, ये ऐसे ही पूरी की पूरी ऐसे साइकिल रोटेट होती रहेगी, ठीक है। इट इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ O2, इट इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ऑक्सीजन एंड द ओजोन, ठीक है। ऐसे ऐसे निकलते रहेंगे, ये कंप्लीट आपकी ऐसे साइकिल चलती रहेगी। दिस पर्टिकुलर साइकिल जो अभी हमने देखी, दिस इज नोन एज द ओजोन ऑक्सीजन साइकिल, ऑल्सो नोन एज द चैपमैन साइकिल। तो अगर याद रह जाए तो वेल एंड गुड। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ये केमिकल रिएक्शन चलता रहता है, एंड दिस साइकिल इज नोन एज व्हाट, दिस साइकिल इज नोन एज द चैपमैन साइकिल और द ओजोन ऑक्सीजन साइकिल। गॉट इट, वेरी नाइस। नाउ लुक एट दिस, इसको देखो, अल्ट्रावायलेट रेज है, अल्ट्रावायलेट ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। ये ओजोन लेयर प्रेजेंट है, कहाँ पर प्रेजेंट है, स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है। याद है, ए को पूरी यूवी ए को कंप्लीटली पास होने देता है, देखो जितनी चली वो रीच होगी। मेजॉरिटी ऑफ द बी को ब्लॉक कर दिया तो ये देखो कम हो गई यहाँ पर, और सी को कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है बिकॉज इट इज वेरी हार्मफुल। तो अर्थ के सरफेस पर ए तो कंप्लीटली पहुंचती है,
बी के कुछ पार्ट्स पहुंचते हैं एंड सी जो अल्ट्रावायलेट रेज है सन से निकलने वाली, वो कंप्लीटली ओजोन क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। दैट्स वाई इस लेयर के अंदर टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। ठीक है, टेम्परेचर इन्वर्जन क्या था, एज वी गो अप द हाइट द टेम्परेचर इंक्रीजेज एंड व्हाट इज दिस, दिस इज नोन एज द ओजोन ऑक्सीजन साइकिल। जो हमारी ट्रोपोस्फेयर है, सारी की सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी वहां हो रही थी, बट कई बार रिसर्च की गई, देखा गया, एक दो रिसर्च में पता चला कि कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में सरवाइव कर पा रहे थे। ठीक है, तो जब हम बायोस्फेयर की बात करेंगे, बायोस्फेयर क्या होता है, इट इज दैट स्फेयर ऑफ द अर्थ जहां पर लाइफ पॉसिबल होती है। जैसे बायोस्फेयर किन से मिलकर बना है, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, ठीक है, और एटमॉस्फेयर। इन तीनों के जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो क्या है, दैट इज बायोस्फेयर, वहां पर लाइफ होगी। और एटमॉस्फेयर में भी क्या, ट्रोपोस्फेयर भी और स्ट्रेटोस्फेयर भी। गॉट इट? ठीक है, तो ये वाला पार्ट इस चीज को शो कर रहा है। ये वाला क्या है, दिस इज द चैपमैन साइकिल और द ओजोन ऑक्सीजन साइकिल। ये अल्ट्रावायलेट रेस के रिगार्डिंग है। ठीक है, ओके। अब एक और चीज सुनो, ठीक है, हम अर्थ पे यहां पर थे, ठीक है, हमको ना इस एरिया में चल रहे वेदर फिनोमिनन के बारे में पता लगाना है। ठीक है, बारिश होगी, क्या टेम्परेचर है, क्या ह्यूमिडिटी है, मतलब अलग अलग वेदर एलिमेंट्स के बारे में पता लगाना है। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, इस डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए व्हाट दे यूज इंस्ट्रूमेंट्स लाइक रेडियोसोन्स। ठीक है, ये किसको यूज करते हैं, रेडियोसोन्स को। अब जो ये रेडियोसोन्स जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, दे आर कनेक्टेड विद द वेदर बैलून्स। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, ये पूरा वेदर बैलून कहलाएगा। ये इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, रेडियोसोन्स। रेडियोसोन्स का काम क्या होता है, डिफरेंट वेदर के एलिमेंट्स को, डेटा को कैप्चर करना। ठीक है, तो जब ये, अब इस वेदर बैलून के अंदर ऐसा क्या है कि ये ऊपर की तरफ ही जाता रहेगा। ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट है हीलियम गैस, और हीलियम क्योंकि बिल्कुल लाइट गैस है, तो ये जो वेदर बैलून है ये ऊपर की तरफ ऐसे जाता रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब ये इसको यहाँ से वो कर देंगे, रिलीज कर देंगे, ये ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से पूरा डेटा कलेक्ट कर लेगा, और धीरे धीरे ये वेदर बैलून जब स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचेगा तो वहां जाकर ये वेदर बैलून ब्लास्ट हो जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ स्मॉल पैराशूट से इसमें लगे होते हैं, ठीक है, उनकी हेल्प से ये जो रेडियोसोन्स हैं ये वापस सरफेस पे आ जाएगा। इसको कलेक्ट करके इसमें से डेटा देख के वी फाइंड आउट डिफरेंट थिंग्स अबाउट द वेदर। गॉट इट? समझ आया कि ये पूरा का पूरा यहाँ पर कैसे शो हो रखा है। इसी वे में इसको लर्न करना। ठीक है, वो ऐसे लाइंस लिखी रहती हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, सारा सेम दिखाई देता है। अब तो है ना, मतलब व्हाट यू शुड डू इज ना, यू शुड कीप दिस इन योर फोटोग्राफिक मेमोरी। फोटोग्राफिक मेमोरी कर दो कि यार वहाँ पर ना एक छोटा सा प्लेन शो कर रखा था स्ट्रेटोस्फेयर के पास, वहाँ पर ना रेडियोसोन्स दिखा रखे थे कि रेडियोसोन्स या वेदर जो बैलून्स होते हैं वो कहाँ तक ट्रेवल करते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर तक ट्रेवल करते हैं। यार एक बैक्टीरिया भी शो कर रखा था। अच्छा, इससे बिल्कुल याद ही रह जाएगा तुमको, है ना, अल्ट्रावायलेट रेस का चैपमैन साइकिल याद रह जाएगी, राइट, टेम्परेचर इन्वर्जन याद रह जाएगा। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर मतलब, स्ट्रेटोस का मतलब ही लेयर्स होता है। वार्मर लेयर ऊपर की तरफ मिलेगी, कूलर लेयर सरफेस की तरफ मिलेगी। हो गया स्ट्रेटोस्फेयर, वेरी गुड। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पे, विच इज द मीजोस्फेयर। मीजो मतलब मिडल लेयर। ठीक है, मिडल लेयर। सबसे पहली वाली क्या थी, ओवर टर्निंग स्फेयर, ऑल्सो नोन एज ट्रोपोस्फेयर। सेकेंड वन इज लेयर्स, स्ट्रेटोस्फेयर। थर्ड वन इज इन द मिडल विच इज नोन एज द मीजोस्फेयर। बड़ी बिल्कुल शांत लेयर है, मतलब ऐसा कुछ भी अलग से नहीं कर रही है। इट इज लोकेटेड अबाउट द स्ट्रेटोस्फेयर अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। अच्छा, ये हाइट वगैरह याद रखना, सरफेस से 13 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर रहेगी, फिर फिर 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर रहेगी, फिर स्ट्रेटोस्फेयर 50 किलोमीटर पर है,
वहां से 80 किलोमीटर तक, इट विल बी मीजोस्फेयर। टेम्परेचर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग विद एल्टीट्यूड, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर डिक्रीज होगा। एल्टीट्यूड ऊपर गया, सेल्सियस नीचे आया, तो ऐसे भी करके याद रख सकते हो। ये क्या बताया था, व्हाट इज दिस, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं। इट इज द नॉर्मल लैप्स रेट। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, उसी को नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। ठीक है, टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग विद एल्टीट्यूड। अच्छा, टेम्परेचर इन्वर्जन याद है, हाइट पे जाओगे तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। ये कहाँ पर देखने को मिला था हमें, स्ट्रेटोस्फेयर में। वेरी गुड, ये बीच में रिवीजन चलती रहनी चाहिए, राइट। ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। मीजोस्फेयर की अपर लिमिट क्या है, मीजोपोज। यहां पर लगभग टेम्परेचर हो जाता है, कहां पर, मीजोस्फेयर में, -100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और मीजोस्फेयर वो लेयर है जहां पर मीटियोर्स कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, बर्न अप हो जाते हैं। तो याद है वो मीटियोर्स वाला, कि ये जो मीटियोर है, मीटियोर क्या होता है, जो मीटियोरॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएगा और बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज नोन एज अ मीटियोर, जिसको हम क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। ठीक है, टूटता तारा। तो ये कहां पर बर्न होने लग रहे हैं, मीजोस्फेयर में बर्न होने लग रहे हैं। ठीक है, अगर ये बर्न नहीं हुए तो ये अर्थ के सरफेस पे रीच हो जाएंगे। तो मीजोस्फेयर यहां पर ऐसे, आपको, आप यहां पर खड़े हो एंड यू आर लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर लेयर। ठीक है, चलो, वेरी गुड। तो मीटियोर्स बर्न कंप्लीटली इन दी मीजोस्फेयर। ठीक है, एम मीजोस्फेयर, एम मीटियोर, इससे याद रखोगे। बोला था ना बहुत सिंपल सी लेयर है, कुछ खास करती नहीं है, तो दैट्स वाई स्मॉल नंबर ऑफ पॉइंट्स। चलिए हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, विच इज द थर्मोस्फेयर। घबराना मत, इधर आइनोस्फेयर लिख रखा है, अभी बताऊंगा वो क्या है। दिस इज द थर्मोस्फेयर। पहले ये बताओ, सारे के सारे पॉइंट्स याद हो रहे हैं ना, एज वी गो थ्रू द चैप्टर। वेरी गुड। तुम पूरे के पूरे इस ज्योग्राफी प्रीलिम्स का जो कोर्स है, इस कंप्लीट सारे के सारे लेक्चर्स को पूरा करो विदाउट एनी डाउट। पूरी ज्योग्राफी वर्ड बाय वर्ड, पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो इतना तो विश्वास करो। अगली लेयर जो है, द फोर्थ लेयर इज द थर्मोस्फेयर। नाउ बड़ी विचित्र सी लेयर है, थोड़ी सी यूनिक सी है। क्यों यूनिक है उसके बारे में बात करेंगे। देखो पहले तो ये वर्ड समझो, थर्मो। थर्मो मतलब यहां पर कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर से रिलेटेड होगा। ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर क्यों डिक्रीज हुआ, बिकॉज ऑफ नॉर्मल लैप्स रेट। स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर क्यों इंक्रीज हुआ, बिकॉज ऑफ यूवी एब्जॉर्प्शन। मीजोस्फेयर में टेम्परेचर हाइट के साथ क्यों डिक्रीज हुआ, बिकॉज ऑफ नॉर्मल लैप्स रेट। तो पहले डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ। अब अगेन से फिर फोर्थ नंबर पे क्या होगा, इट विल अगेन इंक्रीज। तो एज वी मूव अप in the thermosphere, the temperature will again increase. तो temperature increases with height. कहां पर, in the thermosphere. इस चीज को अब हम समझते हैं। सबसे पहले स्ट्रेटोस्फेयर के वहां से लोकेटेड बिटवीन 80 एंड 400 किलोमीटर। तो इस पूरा ये बड़ा जो एरिया सा होगा, ठीक है, हम अपने इस पे देख लेते हैं। ये पूरा, इसमें तो छोटा शो हो रखा है, तो पूरा का पूरा जो एरिया होगा, ठीक है, तो दैट इज द थर्मोस्फेयर। एक चीज तो ये होगी। वेरी गुड, आगे देखते हैं। लोकेटेड बिटवीन 80 एंड 400 किलोमीटर, वेरी गुड, कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स। और इन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स को, हेलो, ये जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स हैं, इनको क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज आयंस। ठीक है, ये अब ये कहां से आ गए, वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम, दीज आर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। नाउ रिमेंबर केयरफुली, इन द थर्मोस्फेयर देर आर गैशियस पार्टिकल्स। ठीक है, अलग अलग चीज़ों के मोलिक्यूल्स वगैरह हैं। ठीक है, अब ये जो मोलिक्यूल्स होते हैं ना, जो सन से जो फोटोन्स आते हैं, जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स आते हैं, वो इनके साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, दीज मोलिक्यूल्स विच आर हेयर, दे एब्जॉर्ब दीज हाई एनर्जी पार्टिकल्स। मतलब ये ऐसे करके मोलिक्यूल है,
ठीक है, ये हाई एनर्जी पार्टिकल को एब्जॉर्ब करेगा और इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन जो है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट हो जाएगा और ये मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, इट विल फॉर्म एन आयन, ठीक है, इट विल फॉर्म एन आयन। और कौन सा आयन बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे बाहर गया है, इट विल बिकम पॉजिटिव आयन और अ कैटायन। जो इस इलेक्ट्रॉन को, जो ये इलेक्ट्रॉन किसी मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होगा, दिस मॉलिक्यूल विल बिकम व्हाट, एन एनायन, नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। तो एक चीज बिल्कुल बेसिक टर्म्स में, केमिस्ट्री में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये अंडरस्टैंड करो कि थर्मोस्फेयर में जब सनरेज आती हैं, सन की जो लाइट आती है, हाईली एनर्जी पार्टिकल्स जो होते हैं वो आते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेंगे और उसी से ही पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस बना देंगे। दिस इज नोन एज फोटो आयनाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो फोटो यानी फोटोन्स, आयनाइजेशन का प्रोसेस विद द मॉलिक्यूल्स। तो व्हाट इज द फोटो आयनाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इट इज द कन्वर्टिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। अब ये पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहेंगे, बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है, एंड दिस विल कीप ऑन रिलीजिंग एनर्जी एंड हीट, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर जो पूरी की पूरी इतनी बड़ी है, उसका एक पर्टिकुलर एरिया ही होता है जहां पर ये सब चीजें होती हैं, उस एरिया को हम आइनोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। तो पूरी की पूरी थर्मोस्फेयर के अंदर मान लो ये वाला लेयर जो है जहां पर आयंस फॉर्म हो रहे हैं, जहां पर फोटो आयनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रहा है, इस पर्टिकुलर एरिया को हम क्या बोलेंगे, आइनोस्फेयर। तो आइनोस्फेयर एग्जिस्ट विद इन दी थर्मोस्फेयर। गॉट इट, वेरी गुड, ठीक है। अब ये आयंस है, पॉजिटिव आयंस है और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस है, कहां पर प्रेजेंट है, आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर कहां प्रेजेंट है, थर्मोस्फेयर में। अब अर्थ के सरफेस से जब हम रेडियो वेव्स ऐसे सिग्नल करते हैं, ठीक है, हमें कम्युनिकेट करना है, तो वो इन आयंस के साथ इंटरेक्ट करके रिफ्लेक्ट बैक होती है और ऐसे हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कर सकते हैं थ्रू दी व्हाट, रेडियो वेव्स, ठीक है। तो ये रेडियो वेव्स किसकी वजह से पॉसिबल हो पाई, बिकॉज ऑफ दिस आइनोस्फेयर, बिकॉज ऑफ दीज इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स विच आर नोन एज आयंस, ठीक है। रेडियो वेव्स फ्रॉम द अर्थ आर ट्रांसमिटेड बैक बाय व्हाट, the ionosphere. Got it? This is also known as sky wave propagation. ठीक है, sky wave propagation. ऐसे हम कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, डेटा को भी ट्रांसमिट कर सकते हैं और काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। यूजेस पे नहीं जाएंगे बिकॉज वी आर जस्ट स्टडिंग द एटमॉस्फेयर। तो रेडियो वेव्स कहाँ से रिफ्लेक्ट करती हैं, आइनोस्फेयर विच इज लोकेटेड इन थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में क्या होता है, फोटो आयनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से क्या फॉर्म होते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, कैटायंस एंड एनायंस, दीज आर ऑल दी आयंस। तो जब इतना टेम्परेचर, जब हम ऊपर जाएंगे तो फोटो आयनाइजेशन हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वो सब चीज़ें हो रही हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीजेज विद हाइट, ठीक है। और थर्मोस्फेयर के अंदर ही देखो किलोमीटर क्या है, हमने 100 किलोमीटर पे एक लाइन ड्रॉ करी थी, क्या थी वो लाइन, इट वॉज दी कार्बन लाइन। तो थर्मोस्फेयर के अंदर ही कार्बन लाइन होती है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, दी ऑरोराज, ठीक है। ऑरोराज जो होते हैं वो भी थर्मोस्फेयर के यानी आइनोस्फेयर के वहां पर शो होते हैं। अब इस ऑरोराज वाले पार्ट को थोड़ा सा एक बार ऐसे देख लो कि व्हाट दिस ऑरोराज इज ऑल अबाउट। सन के अंदर से हैवी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती है, एनर्जी निकलती है सन के अंदर से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में ये एनर्जी निकलती है। जब मैसिवली निकलती है तो दीज आर नोन एज द सोलर फ्लेयर्स और द सोलर विंड्स। सन वाले चैप्टर में इनको डिस्कस करेंगे, सोलर फ्लेयर को, विंड्स को। अभी के लिए क्या समझेंगे कि सन के अंदर से इलेक्ट्रिकल
मैग्नेटिक, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच आर व्हाट, द एनर्जी पार्टिकल्स और द फोटॉन्स, जब ये सन के अंदर से निकलती हैं तो अर्थ इज ऑल्सो अ ह्यूज मैग्नेट। अर्थ की खुद की क्या है, ठीक है, ये अर्थ है, अर्थ की एक अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। जब सन से निकलने वाली वेव्स जो इलेक्ट्रिकली मैग्नेटिकली चार्ज्ड हैं, जब वो इस के साथ इन मैग्नेटिक लाइंस के साथ इंटरेक्ट करती हैं, ठीक है, तो वो ऐसे पोल्स की तरफ चली जाती हैं बिकॉज ऑफ द मूवमेंट, ठीक है, वो ऐसे होती है, मूवमेंट होती है, तो ये ऐसे करके पोल्स की तरफ चली जाएंगी, पोलर एरियाज, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। यहाँ से भी ये यहाँ से एंटर करेंगी, तो जब ये इस एरिया से एंटर करती हैं तो दे इंटरेक्ट विद द आयंस प्रेजेंट इन द आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर किसके अंदर प्रेजेंट है, थर्मोस्फेयर के। और जब सन से निकलने वाले फोटोन के एनर्जी की पार्टिकल्स इन आयंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट बेस्ड ऑन कौन सी वेव किस गैस के साथ इंटरेक्ट कर रही है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स रिलीज होते हैं, ठीक है। इसलिए हमने देखा इस एरिया में ऐसे करके ऑरोराज शो होते हैं। क्या शो होते हैं, ऑरोराज। नॉर्थ पोल पे भी शो होते हैं और साउथ पोल पे भी शो होते हैं। नॉर्थ पोल पे शो होंगे, साउथ पोल पे शो होंगे। जो नॉर्थ पोल पे शो होंगे हम उनको बोलते हैं ऑरोरा बोरियलिस, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, ऑरोरा बोरियलिस, और ऑल्सो नोन एज द नदन लाइट्स। नदन लाइट्स या कर लो इसको, अभी के लिए थोड़ा बहुत याद करते चलो। जो सदर्न हेमिस्फेयर में साउथ पोल पे जो लाइट्स शो होती हैं, कहां पर, थर्मोस्फेयर के एरिया में, ठीक है, उन लाइट्स को क्या बोलते हैं, ऑरोरा ऑस्ट्रियलिस, ठीक है, और ऑल्सो नोन एज दी सदर्न लाइट्स। तो ऑरोराज कहां पर फॉर्म हुए, ऑरोराज आर बेसिकली, ये हमारे दूसरे, अगेन दीज आर पार्ट ऑफ द डिफरेंट चैप्टर, ऑरोराज आर फॉर्म्ड इन दी थर्मोस्फेयर। कार्बन लाइन कहां पर है, थर्मोस्फेयर में। आयंस कहां पर हैं, थर्मोस्फेयर में। फोटो आयनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स कहां पर है, थर्मोस्फेयर में। थर्मोस्फेयर के किस एरिया में, आयनोस्फेयर में। टेम्परेचर इंक्रीजेस विद द हाइट। जो डिफरेंट डिफरेंट जो स्पेस स्टेशंस हैं, जो अलग अलग कंट्रीज ने स्पेस के अंदर जो स्पेस स्टेशंस सेंड कर रखे हैं, वो स्पेस स्टेशन भी इसी लेयर के अंदर, दिस इज द अर्थ, दिस इज द थर्मोस्फेयर, ये स्पेस स्टेशन इसी एरिया में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द अर्थ। जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और द तियांगोंग स्पेस स्टेशन ऑफ चाइना, ठीक है, इसमें तो मल्टीपल कंट्रीज हैं। कैन यू टेल मी विच कंट्रीज आर पार्ट इन क्रिएटिंग द ISS, कौन कौन सी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है। चाइना का एक अलग से भी है तियांगोंग स्पेस स्टेशन। ये जितने भी स्पेस स्टेशन हैं कहाँ पर रिवॉल्व करते हैं, अराउंड द अर्थ इन द थर्मोस्फेयर। भाई गॉट इट, हाँ, सारी एनर्जी लगा देनी है इसको प्रॉपरली अच्छे से समझने में, वंस एंड फॉर ऑल। एक बार आपको ये लेक्चर्स देखने की ज़रूरत है, उसके बाद नोट्स आपके प्रॉपरली क्लियर हो जाएंगे, फिर बैठ के इनको रिवाइज करते रहना, अच्छे से क्वेश्चन सोल्व करना। दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। लास्ट लेयर विच इज़ द एक्सोस्फेयर। जैसे वो मीजोस्फेयर वाली लेयर थी ना, ऐसा खास कुछ हो नहीं रहा था, वैसे ही एक्सोस्फेयर है। एक्सोस्फेयर यानी एग्जिट। आप अर्थ के एटमॉस्फेयर को एग्जिट करेंगे और आप कहाँ पहुँच जाएंगे, स्पेस में, ठीक है। बिल्कुल अलग से पता नहीं चलेगा, यू वोंट सी अ बाउंड्री लाइन कि एक्सोस्फेयर खत्म हो गया और स्पेस शुरू हो गया ना। ये थोड़ा सा, ये जो एरिया सा है, ये ब्लरी सा एरिया है, ठीक है। धीरे 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 एक्सोस्फेयर खत्म हो जाएगी, स्पेस शुरू हो जाएगा, ऐसे करके। इट इज अबव द थर्मोस्फेयर एंड इट इज द हाइएस्ट लेयर। एक्सट्रीमली रेरिफाइड कॉन्टेंट्स, ठीक है, बिल्कुल एक तो जो ट्रोपोस्फेयर है हाईली डेंस है, क्या है, हाईली डेंस है। एक्सोस्फेयर क्या है, एक्सट्रीमली रेरिफाइड है। बहुत कंटेंट्स जो होंगे
वो बिल्कुल ऐसे दूर दूर बहुत कम कंटेंट प्रेजेंट होंगे। इट ग्रेजुअली मर्जेज, वर्ड देख रहे हो, ग्रेजुअली मर्जेज विद द आउटर स्पेस। ठीक है, हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आउटर स्पेस क्या है? अबव द कार्बन लाइन। कार्बन लाइन कितने किलोमीटर पर लोकेटेड है, याद करो, और कहां पर, किस लेयर में लोकेटेड है? एक्सोस्फेयर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सोस्फेयर मेजरली कंटेन्स हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस। क्योंकि ये दोनों गैसेस क्या हैं? दे आर लाइट गैसेस। तो ये पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर, लाइट गैसेस ऊपर की तरफ चलेगी और डेंसर गैसेस नीचे की तरफ रह गई। ठीक है, तो एक्सोस्फेयर में ज्यादातर कौन सी गैसेस हैं? हाइड्रोजन एंड हीलियम। नाउ बिल्कुल टॉपिक की स्टार्टिंग में चले जाओ, जब हमने बात करी थी कि किस किस के पास एक सब्सटेंशियल एटमॉस्फेयर है। हमने बात की थी कि प्लूटो के पास भी सब्सटेंशियल है, टाइटन जो मून है उसके पास भी है। वैसे टाइटन किसका मून है भाई, कोई आइडिया है? टाइटन इज द मून ऑफ विच प्लैनेट, लेट मी नो। ठीक है, हमने मरकरी की बात करी थी कि मरकरी के पास खुद का सब्सटेंशियल एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है, वी said it because try to understand it. This is the surface of Mercury. Mercury is a planet. ठीक है, अब यहां पर ना ये ऐसे करके एक पूरा का पूरा बिल्कुल हल्का सा एक एटमॉस्फेयर मान के चलो। ठीक है, और यहां पर डायरेक्टली लाइन किस चीज की आ जाती है? एक्सोस्फेयर की। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में सिंगल एक ही ऐसी लेयर है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट सरफेस का कांटेक्ट एक्सोस्फेयर के साथ है और फिर डायरेक्टली आ जाता है आउटर स्पेस। हमारी तरह नहीं है ट्रोपोस्फेयर ये वो ऐसे करके ना, वो ऐसा है मरकरी का। ठीक है, तो ये एक सब्सटेंशियल एटमॉस्फेयर नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सरफेस बाउंड्री एक्सोस्फेयर। सरफेस बाउंड्री और एक्सोस्फेयर एटमॉस्फेयर, ये इसका नाम होता है, सरफेस बाउंड्री एक्सोस्फेयर। पता लगे इस नाम को, इसको ऐसा क्यों बोला जाता है? सरफेस बाउंड्री एक्सोस्फेयर ये होता है। सो नो डेंसर बाउंड्री अंडरनीथ, इसके एक्सोस्फेयर के नीचे कोई भी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट नहीं है। दैट्स व्हाई वी से कि मरकरी हैज नो सब्सटेंशियल एटमॉस्फेयर। गॉट इट भाई, ये था एक्सोस्फेयर के बारे में। ठीक है, हमने देखो पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन स्टडी कर लिया। ठीक है, हमने पूरे एटमॉस्फेयर का क्या, वी हैव स्टडीड द कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, वी हैव स्टडीड ऑल द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर बहुत अच्छे से। बीच में हमारे एक दो कॉन्सेप्ट्स भी आए थे, हमने उनका भी थोड़ा थोड़ा वी टुक एन हाईलाइट ऑफ दोज कॉन्सेप्ट्स। और अब ये द लास्ट थिंग, कभी अर्थ की ना ऐसे गूगल पे इमेज निकालना। ठीक है, टेक द इमेज ऑफ गूगल, टेक द इमेज ऑफ अर्थ ऑन गूगल। ठीक है, आपको इस इमेज के ना आसपास ऐसे करके एक हल्की हल्की सी ऐसे ना लाइट नजर आएगी जो इमेजेस में शो होती है। अब इमेज में तो वो बहुत कम लाइट शो होती है जो ऐसे करके अर्थ के आसपास है। ठीक है भाई, ये जो लाइट है, व्हाट इज दिस, वाई दिस शाइन इज देयर, हाँ वाई दिस अलग से शाइन इज देयर। ठीक है, दिस ये वाली जो चीज है, ठीक है, ये वाली अर्थ का एटमॉस्फेयर तो मैं अभी तक यहां पर कंसीडर कर रहा हूं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। दिस इज द अर्थ एटमॉस्फेयर। उस एटमॉस्फेयर के बाहर आपको ये शाइनी लाइट शो होगी। दिस शाइनी लाइट अराउंड द अर्थ इज नोन एज द जियो कोरोना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? जियो। जियो मीन्स अर्थ का कोरोना। ठीक है, देखो ये जैसे यहां पर शो रखी है, ये डार्क ब्लैक में अर्थ हो गई, ये बिल्कुल हल्के हल्के ब्लैक में उसका एटमॉस्फेयर हो गया, और बाहर आपको ऐसे करके एक ऐसे शो होगा। देखा जैसे जो गॉड्स वगैरह होते हैं उनके सर के पीछे ऐसे एक शाइनी सी लाइट होती है। ठीक है, तो ये अर्थ के आसपास भी है। दिस इज नोन एज जियो कोरोना। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये एक्सोस्फेयर का करा हुआ है। ठीक है, अर्थ का जो एक्सोस्फेयर, अर्थ के एक्सोस्फेयर के अंदर कौन सी गैसेस बताई थी?
हाइड्रोजन, हीलियम, इस टाइप की गैसेस थी। सन से निकलने वाली जो रेज हैं, और स्पेसिफिकली मैं किस वेव्स की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द लेमन अल्फा वेवलेंथ, यानी एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ यूवी रेडिएशंस जिनकी वेवलेंथ 121 नैनोमीटर होती है। उन 121 नैनोमीटर की वेवलेंथ की वेव्स को क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज लेमन अल्फा वेवलेंथ। ये वेवलेंथ इन हाइड्रोजन एटम्स के साथ जो एक्सोस्फेयर में प्रेजेंट है उसके साथ इंटरेक्ट करती हैं एंड दे प्रोड्यूस दिस ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। गॉट इट? सो दिस इज द ल्यूमिनस पार्ट, ये अलग से चमका हुआ पार्ट है। क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विद द लेमन अल्फा वेवलेंथ। इट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ यूवी, और तब जाके ये अर्थ का जियो कोरोना दिखाई देता है। ठीक है, तो इसको इमेजेस में देख लेना, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू सी इट फ्रॉम योर ओन आइज कि ये कैसा सा शो होगा। ठीक है, बाकी आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग विच इज रिलेटेड विद द अर्थ, इट्स composition of the atmosphere, the structure of the atmosphere, everything related to that. ठीक है, so this was our topic which is the composition and the structure of atmosphere. I hope you have got everything related with it. फिर भी अगर कोई डाउट आए you can always contact me or you can leave in the comment section. If you like the way how we are going with this particular series, do let me know in the comment section. Like the video, subscribe the videos, subscribe the channel so that it reaches the right audience. ठीक है, ये मेरी तरफ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। एंड लाइक ऑलवेज यू विल फाइंड दीज नोट्स इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। वहीं पर आपको टेलीग्राम का भी मिलेगा, नहीं तो डायरेक्ट गूगल ड्राइव के लिंक से इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, एंड आई होप यू नो दिस थिंग हेल्प्स यू आउट। ओके, चलो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।